बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एजाज़ुल हक और आप देख रहे हैं अल हुदा ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट, हमने 10th ग्रेड का सिलेबस शुरू किया है और आज हम एक नया टॉपिक डिलीवर करने वाला है जो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इसकी मोशन के में हमने ये देखना है कि एज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नॉट, कि ये सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है ये हमारे साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट वी हैव a mass m hang or tensionless string having length L। तो ये हुई हमारे साथ एक मास जिसका मास m है और ये हुई स्ट्रिंग की लेंथ L जो कि अभी मीन पोजीशन पर लाई करता है और इस पॉइंट को रिजेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये हरकत के दौरान इधर उधर झूल ना जाए और हमारे साथ सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो परफॉर्म रहे ऑसिलेटरी मोशन। ये स्ट्रिंग जो है ये टेंशनलेस होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अच्छा, फ्लेक्सिबल मीना अगर इस स्ट्रिंग को हम इसी तरह कर दे इसी पोजीशन में, तब भी ये हमारे साथ ओसिलेट होती रहे। ये तीनों प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए। अब हमने ये देखना है कि इज इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नॉट। तो देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कहा था कि देयर विल बी ए फोर्स एफ विच डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ पर हमने एक फोर्स एफ लगा लिया जिसने बॉडी को डिस्प्लेस किया फ्रॉम मीन पोजीशन एट एंगल थीटा। यहाँ पर जो एंगल बन रही है ये थीटा हम मान लेते हैं और ये बॉब ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करके ऐसा एक्सट्रीम पोजीशन ए तक पहुंची। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्स, यानी कि अगर हम यहाँ से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी विल कवर मोर डिस्प्लेसमेंट एंड मेकिंग एंगल थीटा हेयर और इसकी एम्पलीट्यूड ए हो जाएगी और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस मीन पोजीशन से बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया थ्रू अप्लाइड फोर्स एफ। ये एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँची। अब एक्सट्रीम पोजीशन से जब फिर वापस आएगी तो हम ये जानते हैं कि इट विल बी ड्यू टू दी रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर। रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी कि इस बॉडी को मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक लेकर आए। अगर हम देखें तो अब ये स्ट्रिंग जो है ये हमारे साथ वर्टिकल नहीं है बल्कि ये इंक्लाइंड पोजीशन में है। तो इंक्लाइंड पोजीशन में यहाँ पर हम इस बॉडी पर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं इसको रिजॉल्व करना चाहिए। तब हम ये जान सकेंगे कि इस रिस्टोरिंग फोर्स का
विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बॉडी टू मीन पोजीशन। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बॉडी की वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, विच इज़ इक्वल टू mg। m is the mass of bob while g is gravitational acceleration and tension and string जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये दोनों फोर्स एट मीन पोजीशन पर बैलेंस है विद वन एनदर। अगर यहाँ हम देखें ऐसा डिस्प्लेसमेंट x कवर करने के बाद तो यहाँ पर हमारे साथ वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा W, और इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट विल बैलेंस दी टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, जिसको हम पैरेलल कंपोनेंट कहेंगे, जो बराबर होगा W cos ऑफ थीटा। मज़ीद W की वैल्यू पुट करने से mg cos ऑफ थीटा। तो ये mg cos ऑफ थीटा जो है ये बैलेंस करेगा टेंशन एंड स्ट्रिंग को, यानी कि mg cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू टेंशन एंड स्ट्रिंग। और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये वाला, और ये कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर होगा हमारे साथ W साइन ऑफ थीटा के। तो W बराबर होता है वेट ऑफ द बॉडी mg साइन ऑफ थीटा। अब ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स का ये कंपोनेंट हमारे साथ F R perpendicular component is responsible to bring the body from extreme position to mean position। अब जब ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से होकर मीन पोजीशन को आएगी तो फिर इस पर इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, यानी कि ज़ीरो के बराबर नहीं होगी तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी एंड रीच टू पॉइंट ए डैश। अब फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इट इज़ ड्यू टू दी इनर्शिया, इट इज़ ड्यू टू दी इनर्शिया। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन से फिर बॉडी इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि अगर इस मोशन को हम जज करें तो हम क्या करेंगे, द मोशन ऑफ पेंडुलम इज द मोशन ऑफ पेंडुलम इज ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये अपने मोशन को कंटिन्यूड रखेगा बिकॉज क्योंकि इस सिस्टम को हमने आइसोलेटेड सिस्टम लिया है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मीन there is no external force, there is no external force acting on the system। क्योंकि यहाँ पर हमने इस पॉइंट को फ्रिक्शनलेस लिया है कि इसमें फ्रिक्शन नहीं होगी,
यहाँ पर हमने जो एक्सटेंशन है वो भी हमने नेग्लेक्ट की है। एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस वो 0 के बराबर कर ली कि इस बॉडी पर कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होगी। तो अगर हम देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो पहली पोस्टुलेट थी वो फेलफुल हुई कि ए बॉडी शुड बी ओसिलेट अबाउट दी मीन पोजीशन, और इसकी जो दूसरी पोस्टुलेट है कि दी बॉडी शुड बी डिस्प्लेस बाय अप्लाइड फोर्स, के बॉडी जो है उसको हमने अप्लाइड फोर्स F से इनिशियली डिस्प्लेस करना है। तो ये जो दो पोस्टुलेट है ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ये तो इस मोशन में फुलफिल हुए। अब हमने जो लास्ट पोस्टुलेट है कि A इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मनफी x, ए जो है ये डायरेक्ट रिलेटेड है मनफी x, इसको हमने देखना है। तो चलो इस थर्ड वन पोस्टुलेट को हम देखते हैं कि ये पोस्टुलेट जो है ये इस मोशन में होल्ड करता है कि नहीं। तो क्या होगा, देखिए पहले हमने देखा है कि द बॉडी, यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है Fr, और इसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है mg साइन ऑफ थीटा, ये रिस्पॉन्सिबल है कि बॉडी को ब्रिंग करे, वापस लाए टूवर्ड्स दी मीन पोजीशन। यानी कि Fr जो है इट इज़ इक्वल टू मनफी mg साइन ऑफ थीटा के। तो हमारे साथ Fr बराबर होती है Fa अप्लाइड फोर्स के, जिसकी कंसेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं कि ये किस तरह बराबर होती है। इन्हीं के Fr की जगह हम Fa लिख सकते हैं और Fa जो है बराबर है Ma के। तो यहाँ पर हम Ma पुट करेंगे तो हमारे साथ इक्वेशन हो जाएगी Ma इज़ इक्वल टू मनफी mg साइन ऑफ थीटा के। तो m और m आपस में कैंसिल हो जाएंगे, A विल बी इक्वल टू मनफी g साइन ऑफ थीटा के। अब साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, तो यहाँ पर हम A का टेंजेंट थीटा की कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं और A का साइन थीटा की कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो कर सकते हो। लेकिन टेंजेंट थीटा में एक कास थीटा की एक और कंसेप्ट है कि कास थीटा कब ज़ीरो होगी, जो कि 10th ग्रेड वाले स्टूडेंट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत कम जानते हैं। तो इसलिए हम टेंजेंट थीटा की जगह साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले हमने कहा कि यहाँ पर एक एंगल थीटा क्रिएट होगी। अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा क्रिएट होती है तो थीटा के अपोजिट साइड में जो लेंथ जो साइड होती है ट्रिग्नोमेट्री में, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर के साथ जो साइड 90 का एंगल बनाता है, इसको हम कहते हैं कि ये बेस है। और तीसरी जो साइड रहती है ये वाली, तो ये हाइपोटेन्यूज बाकी रही। तो साइन थीटा किस चीज़ के बराबर होती है, सम पीपल है वो परपेंडिकुलर बटा हुआ हाइपोटेन्यूज। तो थीटा यही है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हुआ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो डिस्प्लेसमेंट x है, क्योंकि उन्होंने हॉरिजॉन्टली जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसको हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
यानी कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंडुलम विच इट कवर एट हॉरिजॉन्टल। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, देखिए इसकी लेंथ जो है वो हमने एल लिया था कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल के बराबर है। तो जाहिर बात है जब बॉडी डिस्प्लेस हुई फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन तो इसकी लेंथ में ना इंक्रीजमेंट आई और ना ही डिक्रीजमेंट आई, यानी कि ऐसा बेस की जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज की लेंथ के बराबर है। चलो हाइपोटेन्यूज की लेंथ को हम एल डैश कंसीडर करते हैं, तो इस रूप से एल इज इक्वल टू एल डैश। तो यहाँ पर हम एल डैश की जगह एल भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर हुई एक्स डिवाइडेड बाई एल के। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हमारे साथ इक्वेशन आ जाएगी ए इज इक्वल टू मनफी जे साइन थीटा की जगह एक्स और एल पुट करेंगे। तो एक्स और एल पुट करने से देखें एल जो है हमारे साथ कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसा मोशन के दौरान हमने लेंथ जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, ना तो इसमें लेंथ एक्सटेंड होके इंक्रीज हुई है और ना ही कंप्रेस होकर डिक्रीज हुई है। तो लेंथ हुई हमारे साथ कांस्टेंट, और दूसरी इस पोजीशन पर जी की जो वैल्यू है वो हमारे साथ सेम रहती है, जी की वैल्यू सेम रहती है, यानी कि जी वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और लेंथ ऑफ ए पेंडुलम ये दोनों क्या रहते हैं, ये सेम रहते हैं। सेम रहने की वजह से इसको हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, यानी कि ए इज इक्वल टू मनफी कांस्टेंट एक्स आएगा। एक्स जो है ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। पहले हमने कहा कि अगर हम इस पर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, अगर लेस फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये लेस डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यानी कि ये हुई हमारे साथ वेरिएबल क्वांटिटी। ये क्या हुई, ये वेरिएबल हुई। तो कल हमने कंसेप्ट एक डिलीवर किया था कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को लाएंगे तो कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट लाएंगे। अब यहाँ इस कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम प्रोपोर्शनलिटी लाएंगे, यानी कि ए इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनफी एक्स। अब इस इक्वेशन से क्या है, देखिए हमने कहा था कि if the motion fulfill all the postulate of simple harmonic motion, then we will say that this body या this motion is simple harmonic motion। अब इस सिंपल पेंडुलम ने जो मोशन की, जिसको हमने ऑब्जर्व किया, उन्होंने इन सारे पोस्टुलेट को फॉलो किया। जब इन सारे पोस्टुलेट को फॉलो किया तो मीना के सिंपल पेंडुलम या मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिका मोशन। कि ये मोशन ऑफ पेंडुलम जो है ये हमारे साथ सिंपल हार्मोनिका मोशन है, बिकॉज इट फुलफिल ऑल दी पोस्टुलेट ऑफ सिंपल हार्मोनिका मोशन। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के या ऑसिलेटरी मोशन के कुछ ऐसे पैरामीटर हम पढ़ेंगे जो कि मोशन ऑफ मास अटैच बाय स्प्रिंग और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इनको फॉलो करता है, या इन पैरामीटर की एक्सप्लेनेशन से हम इनकी जो फिनोमेना है वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखें, इन पैरामीटर्स में एक है हमारे साथ टाइम पीरियड, दूसरी है हमारे साथ पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन, थर्ड वन है फ्रीक्वेंसी,
ऑफ मोशन। देखिए अब टाइम पीरियड क्या है। देखिए अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो ये हमारे साथ वो स्प्रिंग थी जो लाई करती थी एट पोजीशन ओ पर। इसको हमने डिस्प्लेस किया तो उन्होंने पहले यहाँ तक चला आया एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर इसी रास्ते पर होके स्प्रिंग कंप्रेस होकर यहाँ तक चली आई और फिर यानी कि उन्होंने इस रास्ते पर इसी तरह ओसिलेशन को जारी रखा। अब इस वन ओसिलेशन के लिए उन्होंने जितना टाइम ले लिया है तो इसको हम कहेंगे कि ये टाइम पीरियड है। या सिंपल पेंडुलम को देखें, ये मीन पोजीशन पर थी, फोर्स से वाइब्रेट होकर एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर और फिर मीन पोजीशन तक आई। अब ये है इसकी वन साइक्लिक मोशन, यानी कि वन अराउंड ट्रिप इज कॉल्ड वन साइक्लिक मोशन। वन साइक्लिक मोशन। तो यहाँ पर इसकी ये वन राउंड ट्रिप जो है, वन राउंड ट्रिप, इसको भी वन साइक्लिक मोशन कहते हैं। तो इस वन साइक्लिक मोशन को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों बॉडीज़ ने या ओसिलेटरी बॉडी जो टाइम लेती है इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द टाइम पीरियड, यानी कि द टाइम required for a body to perform simple harmonic motion. The time required for a body to perform simple harmonic motion for one round trip. Round trip is called time period. इस टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो इसका भी डिफिनीशन यही होगा टाइम पीरियड के, और इस टाइम पीरियड को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसके टाइम पीरियड बराबर होती है 2 पाई m आवर के अंडर द रूट। तो ये इन दोनों की टाइम पीरियड हुई। आगे हम कहते हैं कि पीरियाडिक मोशन। अब पीरियाडिक मोशन क्या है? द मोशन विच रिपीट एट सेल्फ। पीरियाडिक मोशन, पीरियाडिक मोशन क्या हुई? Such type of motion which repeat its parameter at fixed interval of time is called periodic motion. पीरियाडिक मोशन। तो ये पीरियाडिक मोशन दोनों है। देखिए उन्होंने एक फिक्स टाइम में फ्रॉम मीन से एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम और फिर एक्सट्रीम से मीन को चली आई। और इस मोशन को अगर हम देखें तो ये भी फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन वगैरह में इसी तरह ओसिलेट होती रही। तो आगे इसकी थर्ड पैरामीटर जो है वो है फ्रीक्वेंसी। देखिए हाउ कैन वी डिफाइन फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम is called frequency. यानी कि frequency is represented by f
नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाई पर यूनिट टाइम टी, तो एफ इज इक्वल टू 1 आवर टी, तो इसकी यूनिट हुई 1 आवर सेकेंड। तो 1 आवर सेकेंड को हम हर्ट्ज कहते हैं। हर्ट्ज इज रिप्रेजेंटेड बाई एच सेंट।